Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एसन रिएक्शन ऑन ईथर एंड स्ट्रेन्ड ईथर एंड वी लेफ्ट आवर टॉपिक विद एनजीपी. एनजीपी मीन्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. बोले तो पड़ोसी की मदद. मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डोनर भी होगा और एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप होगा. ठीक है. अच्छा, इससे पहले हमें तो ये बिल्कुल अच्छे से पता है Rx व्हेन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स प्रोडक्ट RNU प्लस X नेगेटिव. सही है इतनी बात. अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल NU, ये जो R है ये किसी रिंग के साथ, जैसे हमने ईथर में स्ट्रेन्ड ईथर में देखा था, ये किसी रिंग के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. ये काइंड ऑफ रिंग फॉर्मेशन. इतनी बातें तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है. तो अब शुरू करते हैं एनजीपी. देखो, एनजीपी ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो एनजीपी प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे. यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में ऐसे कौन से दो सेट होंगे जिसमें से एक लिविंग ग्रुप होगा, एक डोनर एटम होगा. कब वो एनजीपी परफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए हमने उसको अच्छे से समझने के लिए हमने उनको डिवाइड कर दिया है. मतलब विच कैन डोनेट थ्रू एनजीपी. पहली बात, विच कैन डोनेट थ्रू लोन पेयर. ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर के थ्रू देता हो. दूसरा, विच कैन डोनेट थ्रू बॉन्ड पेयर. समझते हैं अभी बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल हम समझेंगे. पहले इसका एक बार मैकेनिज्म हाथ में लग जाए तो फिर सब काम ठीक हो जाएगा. लोन पेयर कैसे डोनेट हो सकता है. एस एच हमने देखो पीछे भी पढ़ा था. एस एच कहाँ पढ़ा था, HSAB प्रिंसिपल में. एस एच क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, सल्फ़र. उसका साइज़ बड़ा होता है. ये मैं HSAB की हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल की बता रहा हूँ. बड़ा साइज़ होने के कारण उसकी सॉफ्टनेस होती है ज़्यादा और वो सॉफ्ट सेंटर माना जाता है. ठीक है. एस एच हो गया, NH2, OH, NR2, NHR. और भी एग्जाम्पल हैं जो लोन पेयर से डोनेट करते हैं. जैसे OAC, और सिमिलरली OCS. और ध्यान, और स्पेशल बात क्या याद रखनी है यहाँ पर, लोन पेयर से जो डोनेट करता है उसका एक एग्जांपल और भी है, वो है ईथर. लेकिन ईथर में क्या ध्यान रखना है, ईथर में जब 3 और 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी वो एनजीपी शो नहीं करेगी. क्या इतनी बात ध्यान रहेगी. ठीक है. और विच कैन डोनेट थ्रू बॉन्ड पेयर, अब उनकी बात करते हैं. बॉन्ड पेयर के थ्रू भैया तो पाई बॉन्डेड सिस्टम डोनेट कर दे या सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम डोनेट कर दे. पाई बॉन्डेड में एल्काइन, एल्कीन, बेंजीन. पाई बॉन्डेड सिस्टम तो ये हो गए. भाई सिग्मा बॉन्डेड जल्दी से डोनेट नहीं करता है, लेकिन अगर वो डोनेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हर जगह सिग्मा का मामला गड़बड़ होता है ब्रिज हेड सिस्टम में. ये तो हमें अच्छे से पता है. इसी को बोल देते हैं हम नॉन बोर्नेन सिस्टम.
क्योंकि देखो हमें पता है सिग्मा बॉन्डिंग जल्दी से डोनेट नहीं करता। इसमें क्यों करता है? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है मॉलिक्यूल, और ये NGP अलाउ कर देता है। ये 2 सेट हमें याद रखने हैं NGP के लिए। ये 2 सेट याद हो गए तो काम हमारा बन जाएगा। अब शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म कि हाउ दिस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल वर्क्स व्हेन द स्पेसिफिक लिविंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मैकेनिज्म तो हम समझ लेंगे नो डाउट, लेकिन NGP का कंसीक्वेंस बोले तो भाई NGP क्या फ़ायदेमंद हुई और रिएक्शंस के कंपैरिजन में, और जो हमने एसएन रिएक्शन समझी हैं उनके कंपैरिजन में उसका क्या फ़ायदा है NGP का। एक बात मैं कह दूं क्या, ROR ज़्यादा होगा क्योंकि पड़ोसी की मदद वही करेगा जो पड़ोस में रहेगा। तो इसका मतलब ROR फास्ट होने का कारण ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो मॉलिक्यूल में बगल में ही प्रेजेंट होगा पड़ोसी की तरह। ठीक है, इतनी बात। दूसरा पॉइंट, दूसरा कंसीक्वेंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टीरियोकेमिकल आउटकम हमें देखना है। ये पॉइंट कहता है NGP सपोर्ट्स रीजियो सेलेक्टिविटी। ध्यान करना, रीजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब, रीजियो मतलब रीजन, 2 रीजन होंगे, 2 ऐसी साइट होंगी जिन पर अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक होगा एक पर, उनमें से एक साइट सेलेक्ट होगी, उसे हम कहते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप अगर वो मान लीजिए वेज पोजीशन पर प्रेजेंट है तो अटैक होगा वो बिलो से होगा या अबव से होगा, प्रोडक्ट फॉर्म अबव फॉर्म होगा, बिलो फॉर्म होगा, वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहती है। और दूसरी बात रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 2 चीज़ें होती है, एक इन्वर्जन होता है, एक रिटेंशन। इन्वर्जन क्या होता है? अगर वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल का अबव द प्लेन प्रेजेंट है तो रिटेंशन क्या होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी अबव द प्लेन ही फॉर्म होगा। और इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है अबव की जगह बिलो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये बात, ये 2 पॉइंट NGP के हमें ध्यान रखने हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इसका मैकेनिज्म हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू साहॉर्स प्रोजेक्शन, पहली बात क्या याद रखना है? पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट, लिविंग ग्रुप, LG से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, लिविंग ग्रुप एंड डोनर ग्रुप। क्या कह रहा हूँ? लिविंग ग्रुप और डोनर ग्रुप ऑलवेज इन प्लेन। साहॉर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये एक रूल कहता है लिविंग ग्रुप और डोनर ग्रुप एक ही प्लेन में होने चाहिए। कैसे? ये देखो साहॉर्स प्रोजेक्शन ऐसा होता है ना, तो इसमें सेम प्लेन कहाँ आया? ये देखो, ये है ना, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन के अंदर मैं रेड कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये होता है सेम प्लेन। अच्छा, तो क्या कहता है रूल? लिविंग ग्रुप और डोनर ग्रुप एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर वो एक ही प्लेन में होंगे तो देखो ये पोजीशन पर तो कार्बन प्रेजेंट है, तो बची 2 पोजीशन, एक ये पोजीशन एक ये पोजीशन। यहीं 2 पोजीशन पे, एक पोजीशन पे डोनर ग्रुप होना चाहिए, एक पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डोनर ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से एंड लिविंग ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो एक ग्रुप हमने यहाँ रखा और डोनर ग्रुप फॉर D वो हमने इस पोजीशन पर रखा, एंड रिमेनिंग पोजीशन को भी हमने नेम दे दिए, B, E, C, D हो गया, E हो गया, F। इतनी बात ठीक है? अच्छा, इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसने क्यों कहा कि एक ही प्लेन में होना चाहिए? इसका भी तो हमें कारण पता होना चाहिए। एक्चुअली लॉजिक इसका
बहुत सिंपल सा है। अगर एक ही प्लेन में प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल ये डोनर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है और ये लिविंग ग्रुप है ए, तो ये देखो ये रही एक ही एंटी बॉन्डिंग, उसके ठीक 180 डिग्री अपोजिट। अच्छा, इसी से रिलेटेड ठीक है, तो डोनर ग्रुप के जो लोन पेयर हैं या फॉर एग्जांपल जो भी हैं, अभी हम लोन पेयर से समझते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे इसकी एंटी बॉन्डिंग पर। जैसी एंटी बॉन्डिंग पर अटैक, ए लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, और यहाँ पर देखो ये लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, ये नया बॉन्ड फॉर्म होता आपको दिख रहा है, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इतनी बात ठीक है भाई? बिल्कुल। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ इसको और एनलार्ज, इसकी एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं समझने की। अब देखो ई है ना, ई ये क्या है, ये एग की तरह है। वाई का जो बॉटम डैश होता है वो मतलब ये इन्वर्टेड वाई ड्रॉ किया हुआ है, तो वाई की अगर ये फॉर्म है तो ई कहीं ना कहीं ये ऐसे होगा, 3D में ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ए की एंटी बॉन्डिंग ठीक डी के सामने मिलेगी, तो डी का जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगा और एक लिविंग ग्रुप बनकर बाहर। इतनी बात बिल्कुल ठीक है। समझते हैं रिएक्शन। जैसे ये लोन पेयर अटैक करेगा तो यहाँ पर नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं बना देता हूँ ये प्लेन एज इट इज़। जैसे ही ये लोन पेयर अटैक करना जाएगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते इसकी तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये डी ये जो यूं था स्ट्रेट था, ये हल्का सा बैंड हो जाएगा। इस पोजीशन पे डी आ गया है। अच्छा, और इसने ये जो बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म किया उसकी एंटी बॉन्डिंग में लोन पेयर की मूवमेंट हो गई तो डी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी सब एज इट इज़। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैं ले लूँ तो ये बी फॉर ऑब्वियसली बिहाइंड द प्लेन प्रेजेंट होगा विदाउट एनी डाउट। एंड सिमिलरली डी जैसे ही बेंट हुआ होगा वैसे ही ये ई भी बिहाइंड द प्लेन चला गया होगा। अच्छा, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। अब है समझने वाली बात। न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल वाई नेगेटिव अटैक करेगा। अटैक करने के लिए उसके पास होगी दो जगह, या तो वो इस पोजीशन पर अटैक करेगा या वो करेगा इस पोजीशन पर अटैक। तभी ये रिंग खुलेगी, तभी ये चार्ज हटेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया पाथ 1 और इसको हमने बोल दिया पाथ 2। तो मतलब प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो पाथ 1 से अलग होगा, पाथ 2 से अलग होगा। पाथ 1 के अकॉर्डिंग बात करें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पाथ 1 पे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। वाइन हमें पता है न्यूक्लियोफाइल आते ही वहाँ चिपकेगा और जो रिंग है उसको खोल देगा। तो देखो ये डी यहाँ से खुलने के बाद वहाँ जो बैंड था वो स्ट्रेट हो गया और ये उसकी ऐसी स्टीरियोकेमिस्ट्री बन गई। ये प्लेन एज इट इज़। वाई आके यहाँ नीचे चिपक गया, ये वाई चिपका दिया और बाकी सब एज इट इज। ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू पाथ 1। ठीक है, अब पाथ 2 की बात करते हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट कुछ ऐसा था। इंटरमीडिएट अटैक करता था पाथ 1, वो हमने देख लिया। अब पाथ 2 क्या कहता है, इंटरमीडिएट वो अटैक करेगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यहाँ चिपकेगा और अभी इस रिंग को खोल देगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो देखते हैं। ये प्लेन एज इट इज़ जैसे ही खुलेगा ये डी जो बैंड था वो सीधा हो गया, ये हो गया सीधा, और बाकी जो जैसे थे वैसे ई और सी उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ गए। अब न्यूक्लियोफाइल ये चिपक गए यहाँ पे आके, न्यूक्लियोफाइल वाई, बाकी सब एज इट इज़।
बी और एफ। ये पाथ 2 के थ्रू जो प्रोडक्ट बना वो है। बहुत ही सिंपल इसका मैकेनिज्म था। ध्यान क्या रखना है भाई, कौन डोनर एटम लोन पेयर से डोनेट करेगा या बॉन्ड पेयर से डोनेट करेगा, और लीविंग ग्रुप हमें दिख जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज NR2, वी नो दैट इट डोनेट्स थ्रू बॉन्ड पेयर। ये लीविंग ग्रुप X, ये रही X की एंटी बॉन्डिंग, ये यहाँ पर अटैक करेगा, बेंट हो जाएगा, लीविंग ग्रुप बनकर बाहर X हो जाएगा। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। ये रहा ये कार्बन, ये रहा ये कार्बन, और यहाँ NR2 पॉजिटिव। इतनी बात बिल्कुल ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिंग खोलेगा तो यहाँ से अटैक कर सकता है या यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पर आके लग जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पर आके लग जाएगा और रिंग खुल जाएगी। फॉर एग्जांपल इट्स आवर पाथ 1। पाथ 1 से जब अटैक करता है तो Y ऐसे लग गया और NR2 ऐसे फॉर्म हो गया, रिंग ऐसे खुल गई। पाथ 2, ये रहा पाथ 2, ये NR2, रिंग ऐसे खुलेगी, ये बॉन्ड रखेगा अपने पास NR2 और यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। मैं समझता हूँ बहुत ही इजी लगता है ये, हमने अगर इससे पीछे का मैकेनिज्म समझ में आता है तो। अच्छा, यहाँ पर नोटिस करने की क्या बात थी, पाथ 1 में देखें तो ये NR2 रहा, ये X रहा। पाथ 1 में क्या हुआ, जहाँ X था वहीं आके न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो मैं इसे कह दूँ क्या, रिटेंशन। यही तो रिटेंशन होता है, जहाँ से चीज़ निकली वहीं पर आकर लग गई। पाथ 2 में देखते हैं। पाथ 2 क्या है, रीजियो सेलेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते प्रेजेंट थे, उसने दूसरे रास्ते के अकॉर्डिंग, देखो फर्स्ट पाथ तो सॉर्टेड है, जहाँ पर X था वहाँ पर Y लग गया, दूसरा रास्ता रीजियो सेलेक्टिव ही तो रहता है। फिर तो इसकी प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज थी रीजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी और रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो एक प्रोडक्ट उसने फॉर्म कर दिया रिटेंशन, दूसरा बचा गया रीजियो सेलेक्टिव, और वो होना भी रीजियो सेलेक्टिव ही चाहिए। एक और सवाल, इसमें से ROR क्वेश्चन है, इन दोनों में से ROR किसका फास्ट होगा। S क्या है, सल्फर दिख गया और यहाँ पर खाली लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, कोई डोनर एटम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर होगा NGP। तो ROR इसका ज़्यादा, यहाँ पर ROR लो, क्योंकि NGP नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तो मैं आपको ये बात बता दूँ, O दिखते ही सबसे पहले उसके लोन पेयर बना लेने हैं। और ये क्या है, ROR मतलब ईथर। ईथर नाम सुनते ही दिमाग में एक बात आनी चाहिए, 3 और 4 मेंबर्ड की रिंग बनेगी तो NGP नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब अटैक करवाओ। ये रही X की एंटी बॉन्डिंग, ये लोन पेयर अटैक करेगा इसकी एंटी बॉन्डिंग में और ये बनाएगा 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग ईथर में अगर फॉर्म हो गई तो NP वहाँ साफ साफ मना कर देगा, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा। और एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेन देखते ही हमें क्या करना है, प्लेन स्ट्रक्चर को ना ड्रॉ करते हुए चेयर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेनी है। OAC बोले तो डोनर विच डोनेट्स थ्रू लोन पेयर, एंड दिस इज अवर OTS हमने सबसे पहले लेक्चर में, जब मेरे ख्याल में पहले या दूसरे लेक्चर में हम जब लिविंग ग्रुप डिस्कस किए थे, वहाँ पर OTS एक माइल्ड टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप था। मतलब अगर डोनर एटम अच्छा है तो वो अच्छे से बिना किसी रुकावट के लीव कर जाएगा। तो ये है लिविंग ग्रुप। ये रहा डोनर एटम बगल में प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप के, फटाफट NGP करेगा। इतनी बात तो हमें पता है। अच्छा,
स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर देता हूँ यहीं पर, और OAC और OTS दोनों ही अबव द प्लेन प्रेजेंट है। पहले क्या था, एक अबव द प्लेन था डोनर और लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही अबव द प्लेन प्रेजेंट हो गए। अब कहानी समझते हैं, जब डोनर एटम अबव द प्लेन प्रेजेंट है तो वो एंटी बॉन्डिंग में उसकी अटैक करेगा। देखो हमें पता है अगर लिविंग ग्रुप बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो उसकी एंटी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं अबव द प्लेन प्रेजेंट होगी। ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब बिलो द प्लेन रहने का यही फ़ायदा है, उसकी एंटी बॉन्डिंग ठीक उसके 180 डिग्री प्रेजेंट होगी और ठीक उसका 180 डिग्री क्या होगा, अबव द प्लेन। तो इसका मतलब इस पर यहाँ पर जो अटैक होगा वो होगा मोर फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर देखो OAC जो डोनर मोलिक्यूल है वो भी अबव द प्लेन प्रेजेंट है और लिविंग ग्रुप OTS वो भी अबव द प्लेन प्रेजेंट है। मतलब कि OAC जो उसकी एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा था वो होनी चाहिए थी उसके प्लेन में, यानी कि अगर वो भी अबव द प्लेन है तो वो भी अबव द प्लेन होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन OTS खुद ही अबव द प्लेन प्रेजेंट होते हुए उसकी एंटी बॉन्डिंग उसके बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगी और बिलो द प्लेन ये अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर डोनर एटम, मैं सीधे शब्दों में कह दूं, अपोजिट पोजीशन पर है तो NGP वहीं पर कार्रवाई कर देगा, ठीक है। इतनी बात। एक और एग्जाम्पल ROR का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और ये रहा डोनर एटम, तो अटैक कराओ, ये रही इसकी एंटी बॉन्डिंग, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो रिंग कितने मेंबर की बनी, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसी के साथ साथ, ये X प्रेजेंट है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर अटैक करवाएगा। तो देखो रिंग कितनी साइज की बनेगी, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, इसमें से 5 मेंबर में से या 4 मेंबर्स में से कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी? वी नो दैट 3 और 4 मेंबर में एंड 5 और 6 मेंबर में 5 ज़्यादा स्टेबल होती है 6 से, और ये ओवरऑल ज़्यादा स्टेबल होता है 3 और 4 से। बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका एक और मैं बता देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन का ही एग्जांपल है। अब हमने क्या किया, अबव द प्लेन OTS ड्रॉ कर लिया और बिलो द प्लेन OAC है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी हमें पता है, साइक्लोहेक्सेन दिखते ही हमें ड्रॉ कर लेनी है चेयर स्ट्रक्चर। ये 1 नंबर डाल दिया OTS को और OAC को 2 नंबर। अब देखो होता क्या है, हमें पता होनी चाहिए जो प्लेनर स्ट्रक्चर में अबव बिलो का खेल था वो हम चेयर स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे। ये एग्जांपल, ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन। चेयर स्ट्रक्चर में कार्बन की 2 पोजीशन होती है, आइदर एक्सियल और इक्विटोरियल। सिमिलरली सेकंड नंबर कार्बन की ये हो गई एक्सियल और ये हो गई इक्विटोरियल। तो फर्स्ट पोजीशन पर हमने ले लिया OAC, ठीक है। अब OAC अगर एक्सियल पोजीशन पर है, एक्सियल पोजीशन पर हमने OAC ड्रॉ कर लिया है, तो लिविंग ग्रुप अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ OTS, समझना है, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगी और ये इसको अटैक करने के लिए रिंग को कूद के आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको भी यहाँ पर डाल दूँ इस पोजीशन पर, तो ये हो गई OTS की पोजीशन और ये रही इसकी एंटी बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग ठीक इसके सामने हो गई। अब बताओ इस पाथवे से ज़्यादा फिजिबल है या इस पाथवे से? और ऑब्वियसली इस पाथवे से। यही तो हमारा बेसिक NGP का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मेट भी ले लेते हैं और एक कंसेप्ट समझ लेंगे हम। साइक्लोहेक्सेन ले लिया, दोनों ही अबव द प्लेन
OTS भी गिवन है ये क्वेश्चन में, दोनों ही अबाउट द प्लेन OAC। अच्छा ये बताओ मेरे को पहले, क्या हमें पता है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1 या SN2? देख एंटी बॉन्डिंग की बात, एंटी बॉन्डिंग हमें पता है टाइप 2 में ही पढ़ी थी, तो SN2। SN1 में तो हमें देखा था कार्बोकटायन फॉर्मेशन होती है, एंटी बॉन्डिंग का वहाँ कोई चक्कर नहीं था। तो ये SN2 मैकेनिज्म है, बिल्कुल ही एक एक कार्बन अलग अलग दिखा करके। आफ्टर ऑल वी आर स्टडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हमें पता होना चाहिए एक एक कार्बन क्या काम कर रहा है। गिवन है रिएजेंट ACO नेगेटिव और मॉलिक्यूल में भी OAC प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन दिखते ही चेयर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेनी है। एंड दिस इज अवर OTS एंड दिस इज OAC। ये इसकी एंटी बॉन्डिंग, OAC यहाँ पर जबकि जब अटैक कर देगा, हमने पहले देखो क्या लिया था, पहले हमने OAC ऊपर लिया था, OTS उसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट थी, अटैक वैसे करा था, तो वही बात यहाँ पर है। अब मैंने OTS ऊपर ले लिया तो उसकी एंटी बॉन्डिंग ये रही, OAC यहाँ से अटैक कर देगा, बिल्कुल सीधी बात है। अच्छा अब जैसे ही अटैक करेगा ये लिविंग ग्रुप बनकर बाहर, और यहाँ पर रिंग फॉर्म होगी। रिंग फॉर्म करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैं और अच्छे से और एनलार्ज करके ड्रॉ कर लेता हूँ। रिंग कैसे ड्रॉ होगी, ये OAC मतलब एसीटेट, मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, और इस कार्बन से जुड़ी हुई होती है एसीटेट में एक और ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन अटैक करती है और ये रिंग नया बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हमने समझ ली है बात कैसे रिंग फॉर्मेशन होती है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल भी OAC नेगेटिव, वो अटैक करेगा या तो यहाँ पर रिंग खोलने के लिए या तो यहाँ पर कहीं पर अटैक करा दो। सिमेट्री प्रेजेंट है, इधर से चले O प्रेजेंट, इधर पे चले O प्रेजेंट, यहाँ से चले C, यहाँ से चले C, कहीं पर भी अटैक करा दो, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। 2 पाथवे हैं नो डाउट, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, वो होंगे आइडेंटिकल, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा मैं दोनों जगह OAC लगा देता हूँ। ये बात क्लियर है। अगर ऐसे OAC प्रेजेंट है तो मैं इसको प्लेनर स्ट्रक्चर में ड्रॉ कैसे करूँगा? ऑप्शन हमें गिवन होगा हमेशा प्लेनर स्ट्रक्चर में, ऑप्शन कभी भी चेयर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगा आंसर का। ये एक्सियल अबव द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक क्लेडन का सवाल ले लेते हैं। अब जो अटैक करेगा वो अटैक करेगा लोन पेयर की जगह पाई बॉन्डेड सिस्टम। इस कार्बन पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है इनकी पोजीशन को स्पेसिफिक करने के लिए, और इस पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। बहुत ही इजी एग्जांपल है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। रिएजेंट गिवन है ACOH NGP। इजी के साथ साथ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर क्लेडन का है तो ऑब्वियसली सीधा सवाल तो होगा नहीं। एक तो बात पता है हमें, ये लिविंग ग्रुप रहा। बेंजीन आते ही, बेंजीन क्या हो गई हमारी? डोनर विच डोनेट्स थ्रू बॉन्ड पेयर। अच्छा, क्या मैं बेंजीन को ऐसे ड्रॉ कर लूँ क्या? एक ही बात है। और ये सर्कल वाला कार्बन, ये स्क्वायर, और ये OTS। अब ये बेंजीन यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ से? भाई बेंजीन दोनों जगह से अटैक कर सकता है। अटैक कहाँ करेगा? जहाँ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको ओवरऑल हमें बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अटैक होता है, इसको हमने बोल दिया पाथवे नंबर फर्स्ट, और यहाँ से अगर अटैक होता है लिविंग ग्रुप तो सेम बनना है, इसको बोल दिया पाथवे नंबर 2। पाथ नंबर 1 से चलते हैं। पाथ नंबर 1 से चले, 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बना दूँ क्या? अच्छा, मैंने पीछे एक शायद, हाँ, रिंग का जो मामला था वो कुछ ऐसा था कि 5 और 6 में ऑब्वियसली 5 ज़्यादा फेवरेबल होगी 6 के मुकाबले, और 3 और 4 में 3 ज़्यादा फेवरेबल होती है, ना कि 4। मैंने पीछे 4 बता दिया था, ज़्यादा फेवरेबल होती है 3, क्योंकि 3 ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। सिमिलरली 5 में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा 6 के मुकाबले। और रही बात 3 और 5 में, तो 5 ज़्यादा फेवरेबल होती है।
ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पाथवे नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें बना देनी है 3 मेंबर्ड रिंग और कार्बन को ड्रॉ करते हुए चलना है। ये सर्कल का कार्बन हमें छेड़ा नहीं और लिविंग ग्रुप स्क्वायर से बनकर बाहर। पाथ नंबर पहला बोलता है ये बात और बाकी 2 डबल बॉन्ड एज इट इज, और जहाँ से डबल बॉन्ड निकला वहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा, पाथवे नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है मैं अगर यहाँ से अटैक करूँ तो मैं 1 2 3 4, दोबारा देखो, यहाँ से अटैक करूँ तो मैं 1 2 3 और ये नया बॉन्ड चौथी रिंग का फॉर्मेशन करेगा। बेंजीन एज इट इज़ तो उसके 2 डबल बॉन्ड भी एज इट इज़, और यहाँ पर हो गई ये 4 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट, और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या देखना है, 3 और 4 मेंबर में कौन सी ज़्यादा फेवरेबल है? 3 मेंबर्ड रिंग, तो 4 मेंबर्ड रिंग का काम ख़त्म हो गया यहीं पर। अब आगे प्रोसीड करना है 3 मेंबर्ड रिंग से। अब आती है ACO की कहानी, ACO नेगेटिव। अब भाई ACO नेगेटिव के पास भी रिंग खोलने के 2 रास्ते हैं, या तो ये इस कार्बन पर अटैक कर दे या इस कार्बन पर अटैक कर दे। अटैक यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन हमें पता है लेस हिंडर्ड पर अटैक होना है। लेस हिंडर्ड साइड से इसलिए जाएगा क्योंकि हमें पता है SN2 मैकेनिज़्म हमेशा वर्क करता है लेस हिंडर्ड साइड से। और दूसरी बात, SN1 अगर होता तो यहाँ होता एसिडिक मीडियम गिवन, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। अगर एसिडिक मीडियम गिवन होता जो कि यहाँ पर नहीं है, वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता और वो जाता है मोर हिंडर्ड साइड से। तो लेस हिंडर्ड साइड से भी करने के 2 तरीके हैं, एक तो रहा ये कार्बन और दूसरा रहा ये कार्बन, क्योंकि है तो दोनों ही लेस हिंडर्ड और सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो लेट्स डू द अकॉर्डिंग टू पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 1 हमने किसको बोला है? ग्रीन पेन से मैं पाथ नंबर 1 ड्रॉ कर दे रहा हूँ और पाथ नंबर 2 में ड्रॉ कर दे रहा हूँ रेड पेन से। तो ठीक है, पाथ नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर और रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं। ACO चलता चलता यहाँ पर अटैक करेगा, इसको खोल देगा। तो पाथ नंबर 1 कहता है मैं ACO नेगेटिव चला गया इस पर, इस पोजीशन पर अटैक करने के लिए रिंग खुलेगी यहाँ से। देखो रिंग तो ये ऑब्वियसली यहाँ से नहीं खोलनी है हमें, रिंग तो फॉर्म यहाँ से हुई है ना। देखो कहाँ पर बताया था मैंने, ये पाथवे बताया था, रिंग यहाँ फॉर्म हुई है, ऑब्वियसली रिंग यहीं से ओपन होगी। यहाँ से अटैक करने के बाद यहाँ से रिंग खुलेगी, तो ऐसे रिंग खुलेगी और पाथ 1 के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और यहाँ पर वापस अपना आ गया डबल बॉन्ड। भाई जैसे ये रिंग खुलेगी यहाँ पर भी तो एक चार्ज फॉर्म होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज था और दे विल फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देम। ये पाथ 1 कहानी है। पाथ 2 की कहानी, पाथ 2 क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? बेंजीन रिंग तो फॉर्म होगी। अच्छा एक और इसका बता देता हूँ, अगर हमें रिएक्टेंट में क्वेश्चन में गिवन है एरोमेटिक रिंग और हमारा कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी रिंग की ख़त्म हो रही है, तो हमें दोबारा उस प्रोसेस को देख लेना चाहिए जिसको हमने फॉलो किया है क्वेश्चन करने के लिए, कि भाई एरोमेटिसिटी से शुरू किया था, नॉन एरोमेटिक पर पहुँच गए। तो हो सकता है, हमेशा नहीं कि 100% ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हमने गलत बनाया हो, क्योंकि जनरली एरोमेटिसिटी स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को, ना कि अनस्टेबल। तो प्रोडक्ट में भी एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी, तो प्रोडक्ट में भी एरोमेटिसिटी होनी ही चाहिए, जनरली ऐसा होता है। तो एरोमेटिसिटी पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हमने बेंजीन की बना ली है। तो पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हमने बेंजीन रिंग एज इट इज़ बना ली। पार्ट 2 में अटैक होगा यहाँ से, अटैक होगा यहाँ से। अगर अटैक होगा तो रिंग अब यहाँ से खुलेगी। कैसे? ये रहा ये कार्बन, ये रहा ये सर्कल कार्बन, एंड हेयर वी विल गेट OAC। ठीक है, इतनी बात। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि 2 पाथवेज हैं, एक ही पाथवेज पर नहीं चलना है, एक ही पाथवे पर नहीं चलना है, 2 पाथवे दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है।
तो ये भी एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं NGP ऑन डाइबोर्नियन सिस्टम, यानी कि ब्रिज हेड का किस्सा। बहुत ईजिली हम इसको समझ लेंगे। ये रहा पाई बॉन्ड बोले तो एल्कीन, ये डोनर एटम हो गया, ये लगा हुआ है X, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग, ये पहली बात। एंड दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, विदाउट एल्कीन, मतलब सिग्मा बॉन्डेड। NGP तो दोनों में होना है, डाइबोर्नियन सिस्टम एल्कीन प्रेजेंट है तो भी होना है, और नॉन बोर्नियन में सिग्मा बॉन्डेड कार्बन भी अटैक करता है। लेकिन इन दोनों में से फास्ट रिएक्टिव कौन होगा भाई, एल्कीन होगा। एल्कीन के पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है मोर एनर्जी देन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिएक्शन इसकी पाई बॉन्डिंग में हो जाएगी एंड दिस ROR विल बी फास्ट। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर X अटैच्ड है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये एल्कीन भी प्रेजेंट है, ये एल्कीन भी प्रेजेंट है। अटैक एक एल्कीन करना है इसकी एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, मैंने इस एल्कीन का अटैक करवा दिया फॉर एग्जांपल, तो मैं एक तो ऐसे अटैक करवाने पड़ेगा। दूसरी बात, इस एल्कीन का अटैक करवाने के लिए मैं यहाँ इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ख़त्म कर दूंगा। ये एल्कीन अटैक करेगा, इसके ठीक ऊपर इसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये अटैक फास्ट एंड फिजिबल होगा। मैं लिख दूँ कि बिजी इन एरोमेटिसिटी। चलो ठीक है, एक और इसका नया रूप देख लेते हैं। X एज इट इज़ प्रेजेंट, ये X की एंटी बॉन्डिंग, अब डबल बॉन्ड अपोजिट में प्रेजेंट है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये इसकी एंटी बॉन्डिंग रही। A और B में हमें बताना है ROR किसका फास्ट होगा। यहाँ पर B डबल बॉन्ड का ही प्रेजेंट होगा, ना कि सिंगल बॉन्ड का, क्योंकि यहाँ पर कारण है जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन है वो कॉज कर रही है, इट इज़ कॉजिंग हाई स्ट्रेन। ये बात याद रहेगी, क्योंकि हाई स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या कहूँ मैं इसकी पाई बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है सिग्मा के कंपैरिजन में। अच्छा, और उसका केस ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, दो एल्कीन आ जाए और इसमें हो एक, ये दो एल्कीन हो गए, यहाँ पर हो गए एक एल्कीन, तब भी इसकी ज़्यादा होगी। अच्छा, एक एग्जांपल इसका और अच्छा बन सकता है, बेहतरीन एग्जांपल है, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो X प्रेजेंट है एल्कीन के ऊपर, ना कि उसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, तो कहीं देखो ये जो पाई बॉन्डेड है उसको अटैक करना है यहाँ पर, जो कि उसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा फेवरेबल होगा जिसमें पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रहेगी। एक्सो और एंडो का खेल आता है। अब यहाँ पर एक्सो एंडो का खेल में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अब ये बात रह गई है अब कॉमन सेंस की। फॉर एग्जांपल X लगाए यहाँ पर, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग ये रही भाई। जैसे एक साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेजेंट होती है, वैसे ही यहाँ पर भी पोजीशंस प्रेजेंट है। और एक्सो एंडो किस चीज़ का नाम है, ये हम पढ़ रहे हैं, एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट्स, वो भी समझते हैं एक्सो एंडो क्या चीज़ है। ये पहली मॉलिक्यूल में X प्रेजेंट है इस पोजीशन पर, और B में प्रेजेंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इसकी एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर और इसकी एंटी बॉन्डिंग ये रही। अब देखो इसकी एंटी बॉन्डिंग कितनों का स्ट्रेन झेलेगी, ये इसके अपोजिट देखो कितने मेंबर्ड की रिंग है, 1 2 3, अभी की इतनी बात याद रखो केवल। और यहाँ पर इसकी एंटी बॉन्डिंग के अपोजिट कितने मेंबर्ड की रिंग है, 1 2 3 4, हाईलाइट कर देता हूँ, 4 मेंबर्ड की रिंग गिवन है। और कम को बोलते हैं हम एंडो प्रोडक्ट, और ज़्यादा को बोलते हैं एक्सो। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके इसकी एंटी बॉन्डिंग में लगेगा, तो वो एंडो प्रोडक्ट कहलाएगा, जो कि जिसके अपोजिट में कम रिंग स्ट्रेन अवेलेबल है, कम मेंबर्ड की रिंग का स्ट्रेन अवेलेबल है। अगर ज़्यादा मेंबर्ड की रिंग का स्ट्रेन अवेलेबल है तो एंडो कहलाएगा। लेकिन एक्सो और एंडो के बीच में कौन सा ज़्यादा फेवरेबल होगा, बात वही आ गई। हर बार 2 नई चीज़ आ रही है, उनमें से हमें एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, चाहे 3 मेंबर्ड 4 मेंबर रिंग की बात हो, एक्सो एंडो की बात हो, एक्सियल अटैक या इक्वेटोरियल अटैक की बात हो, जो भी हो,
हमें ध्यान रखना है एक्सो या एंडो अटैक में से हमेशा फेवरेबल होता है एक्सो अटैक। इसका कारण है क्योंकि एक्सो अटैक में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सो अटैक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही उसके ऊपर, और इजी लिख देता हूँ, उसकी छाती पर रहती है। ध्यान रहेगी ये बात। कैसे रहती है देख लेते हैं। ये एक्सो हो गया, ये एंडो। आपको यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादा मेंबर, ये इसके एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल देखो ठीक इसके नीचे 4 मेंबर के ठीक नीचे इसकी एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लेकिन एंडो में क्या हो रहा है, उसकी एंटी बॉन्डिंग उस एक्सो के कंपैरिजन में, एंडो में क्या हो रहा है, उसकी एंटी बॉन्डिंग एक्सो के कंपैरिजन में दूर है। ये हमें दिख रहा है, इसलिए हमने कहा एक्सो अटैक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल उसकी छाती के ऊपर रहती है। तो ये भी हमने समझ लिया है डाई मोर्निन सिस्टम का कंसेप्ट भी। तो आज के लेक्चर में हमने एनजीपी कवर कर दिया है। नेक्स्ट अब हम शुरू कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।